गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक कवर कर लिया था स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस। ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने अमोनिया का एग्जांपल लिया था और उस पर एक प्लस आई इफेक्ट का ग्रुप लगाया था। तो ये देखा था कि जो बेसिस हैं उनकी जो बेसिसिटी है या बेसिक स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, इंक्रीज़ होती है जब हम कोई भी प्लस आई इफेक्ट का ग्रुप लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है तो वो ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएंगे जो भी बेसिस होंगे। ऐसे ही 2 CH3 ग्रुप लगाए थे तो अगेन बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही थी। बट यहाँ थोड़ा सा जो हमारे पास एक पॉइंट आ रहा था या जो ट्विस्ट आ रहा था कि 3 CH3 के ग्रुप हमने लगा दिए थे, लेकिन इस केस में जो टर्शरी अमीन है वहाँ पे एक और फैक्टर लग रहा था, स्टीरिक हिंड्रेंस, जिसकी वजह से इसकी टर्शरी अमीन्स की जो बेसिसिटी है वो प्राइमरी के बराबर हो जाती है या उनसे भी कम हो जाती है। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ कवर की थी। उसके बाद माइनस आई इफेक्ट लगाया था, तो माइनस आई इफेक्ट से ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी डोनर एटम के ऊपर, तो वो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होएगी। ठीक है, आज हमें 2 टॉपिक्स कवर करने हैं, इफेक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ ल्यूइस एसिड्स एंड बेसिस, एंड सेकेंड एसिड्स और बेसिक एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स। तो सबसे पहले हम एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं। अब एसिडिक ऑक्साइड्स हमने लक्स फ्लड कंसेप्ट में भी पढ़ा था कि एसिड्स क्या होते हैं जो ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करते हैं और बेसिस क्या होते हैं जो ऑक्साइड आयन को डोनेट करते हैं। इसी को ही हम कैसे कह सकते हैं कि जो एसिडिक ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस। ठीक है, और जो बेसिक ऑक्साइड होते हैं, बेसिक ऑक्साइड वो क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस। अब यहाँ इसका एक एग्जांपल देखो, जैसे हमने कोई भी जनरल ऑक्साइड ले लिया MO, उसको हम वाटर के अंदर डाल रहे हैं जब, तो वाटर के अंदर डालने से क्या हो रहा है, यहाँ पे 2H+ प्लस MO2 2- ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। अब यहाँ देखो MO एक ऑक्साइड था, ये क्या कर रहा है, ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, H2O से ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट कर रहा है। और 2H+ हमने क्या कहा था कि जो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं वो इंक्रीज करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस, या अकॉर्डिंग टू लक्स फ्लड कंसेप्ट जो एसिड्स होते हैं वो ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर होते हैं। तो दोनों ही बातें यहाँ लग रही हैं। तो MO जो है वो क्या कर रहा है, ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो एक्सेप्ट कर रहा है तो MO2 2- बना रहा है। ठीक है, तो मतलब हमारे पास जो ये ऑक्साइड है ये किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का। ये क्या हो गया, एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, ऐसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं। हमारे पास जनरल एक हमने ऑक्साइड ले लिया MO, मेटल ऑक्साइड। इसको जब हम H+ से रिएक्ट करवा रहे हैं तो यहाँ अगेन क्या हो रहा है, मेटल आयन यहाँ फ्री हो गया और H2O की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, अब मेटल आयन बन गया, मेटल ऑक्साइड से सिर्फ मेटल आयन, मतलब इसने ये ऑक्सीजन यहाँ पे क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, और सोल्यूशन के अंदर जो H+ की कंसंट्रेशन थी उसको भी क्या कर दिया, डिक्रीज। दोनों ही बातें क्या होती है, बेसिक नेचर को या बेसिक ऑक्साइड को शो करती हैं। तो मतलब ये जो ऑक्साइड है ये क्या है, बेसिक ऑक्साइड। तो बेसिक ऑक्साइड जो ऑक्साइड आयन को डोनेट करते हैं और H+ की कंसंट्रेशन को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं सोल्यूशन में। तो ये एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड हो गए। ठीक है, सबसे पहले अब हमारे पास कुछ ऑक्साइड्स ऐसे भी होते हैं एसिडिक और बेसिक, जो दोनों की तरह ही बिहेव कर सकते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, इसका एक एग्जाम्पल आप लोग लक्स फ्लड कंसेप्ट में भी कर चुके हो, जिंक ऑक्साइड। यहाँ एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, अब ये भी क्या है, एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, मतलब एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक नेचर दोनों ही शो करता है ये। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम कि Al2O3 है, 6H+, यहाँ पे एल्यूमिनियम आयंस बन रहे हैं प्लस 3H2O, और इसके साथ साथ Al2O3 प्लस
OH नेगेटिव, AlO2 माइनस, ये दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं और यहाँ साथ में क्या बन रहा है, एक H2O। अब ये दोनों रिएक्शंस हैं, मतलब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये दोनों ही रिएक्शंस को शो कर रहा है। अब इसमें देखो कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 है, ठीक है, इसने यहाँ पे ये ऑक्साइड आयन को डोनेट कर दिया और एल्यूमिनियम किस फॉर्म में आ गया, आयनिक फॉर्म में आ गया। तो जो ऑक्साइड आयन डोनर होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। मतलब यहाँ ये क्या है, बेसिक नेचर शो कर रहा है, ठीक है, बेसिक नेचर। अब अगली रिएक्शन में देखो, यहाँ पे क्या है, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड है, ठीक है। अब इसको हम जब 2OH नेगेटिव की फॉर्म में इससे रिएक्ट करवा रहे हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पे, AlO2 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे दो ऐसे मॉलिक्यूल बन रहे हैं, मतलब एक ऑक्सीजन इसने ले लिया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दो एल्यूमिनियम थे और 3 ऑक्सीजन थे, लेकिन यहाँ पे दो एल्यूमिनियम है और ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। मतलब एक ऑक्साइड आयन को इसने एक्सेप्ट किया है, ठीक है, किससे, OH नेगेटिव। तो यहाँ पे ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर की तरह काम कर रहा है, और एक्सेप्टर आपको पता है कि क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के, ठीक है। मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने ये दोनों ही रिएक्शन शो किए हैं, तो ये क्या हो गया, एम्फोटेरिक नेचर शो कर रहा है, मतलब एसिडिक और बेसिक। तो ये तो 3 कैटेगरीज थी ऑक्साइड्स की, कि एसिडिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, बेसिक कौन से होते हैं और एम्फोटेरिक कौन से होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास क्या होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले आ जाओ मेटल्स। मेटल्स जो होते हैं वो किस नेचर के ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, बेसिक नेचर के, ठीक है। ये जो ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। और थर्ड हमारे पास कैटेगरी आ गई मेटलॉइड्स, या जिनको हम सेमी मेटल्स भी बोल सकते हैं। ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। तो मेटल्स बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, और सेमी मेटल्स एम्फोटेरिक, ये 3 टाइप के ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब पीरियोडिक टेबल में अगर हम अलोंग ग्रुप जाते हैं, अलोंग ग्रुप, तब क्या होता है ऑक्साइड्स का, एसिडिक या बेसिक नेचर, ठीक है। तो जब हम अलोंग ग्रुप जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो हमारे पास जो बेसिक कैरेक्टर है ऑक्साइड का वो क्या होता है, इंक्रीज। बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। मतलब अलोंग ग्रुप, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो बेसिक कैरेक्टर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे हमने ग्रुप ले लिया थर्ड ए ग्रुप कौन सा होता है, 13th ग्रुप जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। बोरोन फैमिली होती है, बोरोन फैमिली। अब इसमें जो ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं ये वो कौन से होते हैं, B2O3, Al2O3, गैलियम ऑक्साइड, उसके बाद कौन सा आ जाएगा, इंडियम ऑक्साइड, और लास्ट में थैलियम ऑक्साइड, ठीक है। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम सारी ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। लेकिन इसके अंदर जो बोरोन ऑक्साइड होता है वो एसिडिक नेचर शो करता है, और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो नेचर कैसे चेंज होता है, ये एल्यूमिनियम और गैलियम ये क्या करते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और लास्ट हमारे पास इंडियम और जो थैलियम है ये बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने बताया था पहले कि जैसे जैसे हम ग्रुप में जाते हैं अलोंग ग्रुप, तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। यहाँ पे एटॉमिक नंबर जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है बेसिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है।
अब इसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों है कि भी बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है? इसका रीज़न है चार्ज टू साइज रेशो, चार्ज टू साइज रेशो। ठीक है, यहाँ चार्ज जो है वो सेम रह रहा है इन मेटल्स का, ठीक है, चार्ज सेम है, लेकिन साइज़ क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। साइज़ इंक्रीज हो रहा है तो चार्ज टू साइज रेशो क्या हो रहा है, डिक्रीज। ठीक है, चार्ज टू साइज रेशो क्या हुआ यहाँ पे, डिक्रीज। और चार्ज टू साइज रेशो जितना डिक्रीज होता है, एसिडिटी भी उतनी ही डिक्रीज होती है। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं चार्ज टू साइज रेशो डिक्रीज होता है, और चार्ज टू साइज डिक्रीज होने की वजह से बेसिक कैरेक्टर जो होता है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, क्योंकि जितना चार्ज टू साइज रेशो कम होगा, एसिडिटी उतनी ही कम होगी। ठीक है, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी उतनी ही कम होगी, तो बेसिक कैरेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये था ऑक्साइड्स के बारे में कि हमारे पास कौन कौन किस टाइप के ऑक्साइड्स बना रहा है, किस टाइप के ऑक्साइड्स होते हैं, और पीरियोडिक टेबल में बेसिक ऑक्साइड्स का जो नेचर है वो कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक, हम सेकेंड टॉपिक की बात कर रहे थे, इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ ल्यूइस एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, अब सब्सटीट्यूएंट्स का इफेक्ट हमने देखना है ल्यूइस एसिड्स और बेसिस पे, जो हमारा सेकेंड टॉपिक है। इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता है ऑलरेडी कि जो ल्यूइस एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ठीक, और जो ल्यूइस बेसिस होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। अब सबसे पहला जो हम ग्रुप लगा रहे हैं या जो हम इफ़ेक्ट लगा रहे हैं वो कौन सा है, इंडक्टिव इफ़ेक्ट। इससे आप वेल नोन हो, आपको पता है इन जनरल इंडक्टिव इफ़ेक्ट प्लस आई माइनस आई दो तरह का होता है, और दोनों के ग्रुप लगाने से क्या इफ़ेक्ट होता है, ये हम पिछले लेक्चर्स में भी कर चुके हैं। तो इसमें हम इसको थोड़ा ब्रीफ में करेंगे कि आपके पास कोई भी ल्यूइस एसिड है, ठीक है, ल्यूइस एसिड, एसिड में क्या करने हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने हैं, तो अगर आप इसके ऊपर प्लस आई इफेक्ट का कोई भी ग्रुप लगाते हो तो क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट का सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे। प्लस आई इफेक्ट में होता क्या है, वो जो भी सब्स्टिट्यूएंट है जैसे CH3 हो गया, वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है। ठीक है, जैसे मान लो हमने बोरोन के ऊपर ही लगा दिए, CH3 का ग्रुप लगाया, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ही कम होगी तो वो बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की उसकी जो टेंडेंसी है, जो उसकी जो इच्छा है इलेक्ट्रॉन को लेने की, वो भी क्या होगी, कम ही होगी ना। ठीक है, तो जितने आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी कि प्लस आई इफेक्ट की, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ पे इंक्रीज करेंगे और इसकी जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लेने की वो कम हो जाएगी, तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, और माइनस आई लगाएंगे तो उल्टा होगा, माइनस आई क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। मान लो यहाँ पे हमने इसकी जगह फ्लोरीन लगा दिया BF3, अब ये फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो इस पे बोरोन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को और ज़्यादा बढ़ा रहा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, तो ये एसिड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। उसके बाद अगर ल्यूइस बेसिस की बात करें हम, ल्यूइस बेसिस, ठीक है, बेसिस में एक सिंपलेस्ट एग्जांपल हम NH3 का लेते होते हैं। अगेन बेस है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा इसके पास होंगे उतना डोनेट करने के लिए उतना ही अच्छा बेस होगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए क्या होने चाहिए, ग्रुप प्लस आई ग्रुप लगने चाहिए इसके ऊपर। ठीक है, तो इसके ऊपर प्लस आई इफेक्ट का ग्रुप अगर आप लगाते हो तो बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, वो इंक्रीज, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। वहीं अगर कोई माइनस आई इफेक्ट का लगाते हो, माइनस आई, तो वो इस नाइट्रोजन एटम से क्या करेगा,
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर कम अवेलेबल हैं डोनेट करने के लिए, तो ये अच्छा बेस नहीं होगा, मतलब इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो ये जनरल हो गया। अब इसके अंदर सिंपल से आपके पास एग्जाम्पल्स आते हैं। एक एग्जाम्पल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे आपके पास क्या आ रहा है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बोरोन है B, इसके साथ हमने 3 ग्रुप्स लगा लिए मिथाइल के, एक सिंपल आपने क्या ले लिया BH3 और एक आपको दे दिया BF3। अगेन सिंपल सा क्वेश्चन होगा, आपको 3 चीज़ें दे रखी हैं, आपसे क्या पूछेंगे ये कि इसमें बताओ कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा और कौन सा कम। सबसे पहले तो ये एसिड है, आपको ये पता होना चाहिए, लुईस एसिड। उसमें एक कैटेगरी थी, जैसे BH3 आपके पास हो गया, इसके पास क्या है 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं ना, मतलब इसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है अभी भी। ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट। 6 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट में, इसको चाहिए 8, तो मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है बोरोन के ऊपर, तो ये क्या हो गया, एक लुईस एसिड। तो हैं तो ये तीनों ही लुईस एसिड्स, लेकिन इनमें जो कौन सा स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड और कौन सा वीक, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। अगेन अब आपको इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे पता है कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और कौन सा वीक। तो BF3 सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और BME3 सबसे वीक। ठीक है, ऐसे ही आपके पास एक और एग्जाम्पल है जिसमें हमने नाइट्रोजन के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप लगा दिए, एक हमने सिंपल NH3 ले लिया और एक हमने NF3 ले लिया। अब ये तीनों क्या हैं, बेस। बेस क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर सकता है, डोनेट। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गया, लुईस बेस। अब इन तीनों बेसिस के अंदर कौन सा सबसे अच्छा बेस होगा, किसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी और कौन सा वीक बेस होगा। ठीक है, ये आपको बताना है, ये क्वेश्चन आ गया। अब आपको अगेन इंडक्टिव इफेक्ट का कंसेप्ट देखना है यहाँ पे। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग आपके पास जो बेसिक स्ट्रेंथ आएगी वो एसिड के बिल्कुल रिवर्स आ जाएगी। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा बेस होगा और ये सबसे वीक बेस होगा। तो ये क्या हो गया आपके पास, बेसिक स्ट्रेंथ। उसके बाद सेकंड जो हमने इफेक्ट स्टडी करना है वो आपके पास कौन सा आ गया, रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट। अब रेजोनेंस इफेक्ट में हम जो एग्जाम्पल लेके चलेंगे वो ले रहे हैं हम ट्राई हैलाइड्स ऑफ बोरोन। ठीक है, ट्राई हैलाइड्स ऑफ बोरोन में आपके पास BF3 आ जाएगा, BCl3, BBr3, ये 3 दे दिए गए आपको। अगेन आपसे पूछा गया कि भाई बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक एसिड है। ठीक है, तो हम जो कंसेप्ट पढ़ रहे थे इंडक्टिव इफेक्ट का, तो हमें माइंड में तो वही इफेक्ट आएगा सीधा। ठीक है, कि भाई इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग तो फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये जो एसिड है क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये उससे वीक हो रही है, BBr3 सबसे वीक। ठीक है, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली मिला है वो क्या है कि जो BBr3 है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक है और जो BF3 है वो सबसे कम एसिडिक है। ठीक है, क्यों, अब क्यों यहाँ पे क्या आ रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे, रेजोनेंस इफेक्ट है तो ट्राई हैलाइड्स ऑफ बोरोन जब ले रहे हैं वहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट भी लगता है, जिसकी वजह से जो एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाता है, जो कि इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए था। ठीक है, तो अब आती है रीज़न की बात, भाई क्यों हो रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट कैसे लग रहा है इसके ऊपर। तो आपके पास एक रेजोनेंस इफेक्ट साथ साथ क्या हो रही है यहाँ, बैक बॉन्डिंग। ठीक है, जैसे आपके पास यहाँ पे क्या है, बोरोन। अब बोरोन के साथ क्या लगा हुआ है, फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन के एटम लगे हुए हैं। बोरोन के पास भी p ऑर्बिटल है और फ्लोरीन के पास भी। फ्लोरीन की जो p ऑर्बिटल है वो फिल्ड है, जबकि बोरोन की जो p ऑर्बिटल है वो क्या है, वेकेंट। तो फ्लोरीन अपनी फिल्ड ऑर्बिटल में से, फिल्ड ऑर्बिटल को हम ऐसे शो कर देते हैं,
फिल्ड ऑर्बिटल में से बोरोन की वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देगा, डोनेट। पहले तो एक एक बॉन्ड तो बन गया सिंपल, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन यूज़ करके इन्होंने 3 बॉन्ड बना लिए। उसके बाद क्या हो रहा है, जो फ्लोरीन है उसकी जो फील्ड पी ऑर्बिटल है वो अपनी फील्ड पी ऑर्बिटल में से बोरोन की वेकेंट पी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। और इस टाइप की जो बॉन्डिंग होती है इसको हम बोलते हैं पाई बैक बॉन्डिंग, पाई बैक बॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ बैक बॉन्डिंग हो रही है। बैक बॉन्डिंग होने की वजह से एक तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, दूसरा जो बोरोन एटम है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो गई, ठीक है। और एसिड बेटर होने के लिए ये जो सेंट्रल एटम है बोरोन, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम कर रहा है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को भी क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो ये वीकर एसिड हो जाएगा। अब जैसे इस फ्लोरीन ने यहाँ पे बैक बॉन्डिंग की है, ऐसे ये फ्लोरीन भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ठीक है। तो हम इसको कैसे शो कर सकते हैं, आपके पास एक बार इस फ्लोरीन ने की बैक बॉन्डिंग तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, ठीक है। ऐसे ही ये फ्लोरीन भी बैक बॉन्डिंग कर सकता है, तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। और ऐसे ही थर्ड जो फ्लोरीन है वो भी कर सकता है, तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गई, ठीक है। तो ओवरऑल इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या आ जाएगी आपके पास, तीनों में से किसी में भी ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो कर सकता है, जिसको हम डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, बैक बॉन्डिंग की वजह से स्टेबिलिटी आ रही है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ल्यूइस एसिड जो है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो फील्ड ऑर्बिटल है, ठीक है, ये तो क्लोरीन के पास भी है, ये ब्रोमीन के पास भी है, फिर ये ही क्यों वीक हुआ, क्योंकि आपके पास BCl3 है और एक BBr3 है, BBr3। यहाँ बोरोन के पास तो जो वेकेंट ऑर्बिटल है वही 2p ऑर्बिटल ही है, लेकिन क्लोरीन के पास जो फील्ड ऑर्बिटल है वो 3p है, ठीक है। जबकि यहाँ पे ये दोनों 2p थी, वेकेंट भी 2p थी और ये भी 2p। और यहाँ बोरोन की अगेन वही वेकेंट 2p ऑर्बिटल, बट ब्रोमीन की जो फील्ड ऑर्बिटल है वो 4p हो गई। अब जो ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ 2p के बीच में हो रही थी, यहाँ 2p 3p के बीच में और यहाँ 2p 4p के बीच में। अब ये आप लोगों को पता है कि ये सेम ऑर्बिटल है तो ओवरलैपिंग ज़्यादा अच्छी हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट ज़्यादा बेटर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को ज़्यादा कवर कर रहे हैं, ठीक है, डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए यही रीज़न है कि जो BF3 है यहाँ पे 2p ओवरलैपिंग होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ईजिली डोनेट कर पा रहा है और इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम कर देगा, जिसकी वजह से इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाएगी। तो इसीलिए ये जो ल्यूइस एसिड है ये इसकी स्ट्रेंथ कम होगी एज़ कम्पेयर टू BBr3, जिसमें जो ओवरलैपिंग है वो 2p 4p के बीच में हो रही है, ठीक है। तो ये आपके पास कौन सा था, नेक्स्ट रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस भी हो रही है यहाँ, रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है वो भी क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। अब थर्ड आपके पास जो आता है वो है स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट, अब स्टेरिक इफेक्ट कहाँ लगेगा आपके पास, जनरली हम क्या इसमें एग्जाम्पल एक लेके चलेंगे, ठीक है। वो एग्जाम्पल हम क्या ले रहे हैं, अमीन्स एंड बोरेन्स, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, बोरोन हैलाइड्स, ठीक, ये लेके चल रहे हैं। अब इनके ऊपर अगर बल्की ग्रुप प्रेजेंट है तो वो बल्की ग्रुप की वजह से स्टेरिक इफेक्ट शो होता है, जिसकी वजह से अगेन एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ चेंज होती है, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले हमने 3 लिए केसेस, सिंपल केसेस लिए हमने, जिसमें हमने क्या लिया, तो इसको नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। सबसे पहला हमने क्या लिया यहाँ पे, पिरिडीन,
ठीक है। तो पिरिडीन में आपको पता है कि 3 बॉन्ड्स होते हैं और नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, एक लोन पेयर। इसी पिरिडीन के ऊपर हमने क्या लगा दिया, एक मिथाइल ग्रुप, ठीक है। ये मिथाइल ग्रुप लगा दिया तो इसको लगाया हमने ऑर्थो पोजीशन पे, और यही पिरिडीन हमने फिर से ले लिया। इस बार हमने क्या किया है, जो मिथाइल ग्रुप लगाया है वो लगाया है पैरा पोजीशन पे, ठीक है। तो ये 2 मिथाइल पिरिडीन हो गया, 2 मिथाइल पिरिडीन, और ये हमारे पास हो गया 4 मिथाइल पिरिडीन। ठीक। अब अगेन ये तो हमारे पास क्या है, बेसिस। आपको पता है नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ठीक है। हमने एक एसिड ले लिया जो हमने कॉमन ले लिया तीनों के लिए, वो हमने क्या ले लिया, BME3, ठीक है, ट्राई मिथाइल बोरेन। ये हमने क्या ले लिया, एसिड, ट्राई मिथाइल बोरेन। मतलब हम इन एक एसिड सेम है, इस सेम एसिड के लिए इनकी बेसिक स्ट्रेंथ को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे अकॉर्डिंग हम अपना इंडक्टिव इफेक्ट अगर लगाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग तो जो CH3 है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। तो हमारे अकॉर्डिंग 2 मिथाइल और 4 मिथाइल जो है वो ज़्यादा बेसिक होने चाहिए एज़ कम्पेयर टू पिरिडीन। बट यहाँ अगेन कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है, स्टीरिक इफेक्ट। तो स्टीरिक इफेक्ट की बात करें तो वो यहाँ लगने की वजह से यहाँ जो इनका बेसिक स्ट्रेंथ है ना, वो क्या हो गया, ये है पिरिडीन, ठीक है। तो पिरिडीन और 4 मिथाइल पिरिडीन, 4 मिथाइल पिरिडीन, इन दोनों की जो बेसिक स्ट्रेंथ है ऑलमोस्ट इक्वल है, और जो 2 मिथाइल पिरिडीन है, 2 मिथाइल पिरिडीन, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ इनसे कम है, जो कि हमारे अकॉर्डिंग क्या हुआ, बिल्कुल उल्टा। हमें तो ये लग रहा था कि प्लस आई इफेक्ट यहाँ लग रहा है, तो ये ग्रुप बिल्कुल पास लगा हुआ है, तो ज़्यादा बेसिक होगा ना ये एज़ कम्पेयर टू दिस, बट उल्टा हो गया। ये जो है 2 मिथाइल पिरिडीन, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम है, और बाकी जो दोनों रह गए उनकी ऑलमोस्ट इक्वल है। अगेन ये क्यों हो रहा है, स्टीरिक फैक्टर की वजह से। स्टीरिक फैक्टर की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपके पास ये पिरिडीन है हमारे पास, ठीक है, इस पिरिडीन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं किसको, BCH3, ठीक, ट्राई मिथाइल बोरेन को। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं, इजीली कर पा रहा है। सेकेंड जो पिरिडीन है जहाँ पे CH3 ग्रुप बिल्कुल सेकेंड पोजीशन पे लगा हुआ है, ठीक, यहाँ पर भी इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं। अगेन यहाँ पर भी वही ग्रुप लगे हुए हैं, BCH3, ठीक। तो इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है बोरोन को। और थर्ड जो आपके पास था 4 मिथाइल पिरिडीन, इसमें भी ये सेम काम है, इसने क्या करने हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं BCH3 को, ठीक है। अब देखो तीनों में से स्ट्रक्चर देख के हम खुद बता सकते हैं कि स्टीरिक इफेक्ट ज़्यादा कहाँ लग रहा है। यहाँ पे ये CH3 ग्रुप सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है, और इधर ये भी स्टीरिक हिंड्रेंस यहाँ ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दिस, जहाँ पे CH3 ग्रुप 4th पोजीशन पे लगा हुआ है, और यहाँ पे तो लगा ही नहीं हुआ। तो इन दोनों की बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी, इजीली डोनेट कर पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टीरिक इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। और इस टाइप का जो स्टीरिक इफेक्ट होता है, जहाँ पे ये जो हमारे पास बोरोन था, इसका जो CH3 ग्रुप है ये फ्रंट साइड से, यहाँ पे फ्रंट साइड पे प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ पे CH3 की स्टीरिक हिंड्रेंस हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस टाइप का जो स्ट्रेन क्रिएट होता है ना, उसको हम बोलते हैं फ्रंट और F स्ट्रेन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ फ्रंट स्ट्रेन लगने की वजह से, स्टीरिक इफेक्ट लगने की वजह से इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो अगर आपके पास यही सेम क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है कि यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, स्टीरिक इफेक्ट का, ठीक है।
जैसे ये स्टेरिक इफेक्ट लगाया वैसे ही हमारे पास एफ स्ट्रेन के साथ साथ एक बी स्ट्रेन भी होता है, बैक स्ट्रेन। ठीक है, अब ये जो बैक स्ट्रेन है वो क्या चीज़ है, यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल देखो, नाइट्रोजन है, इसके ऊपर हमने CH2CH3 CH2CH3 और CH2CH3 तीन ग्रुप लगा दिए, मतलब हमने NH3 का जो ये नाइट्रोजन है इसको 3 इथाइल से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, इसके साथ बॉन्डिंग हुई BCH3 की, BCH3। ठीक है, और एक एग्जांपल हमारे पास ये है, ये यहाँ पे क्या आ गया, अगेन वही BCH3 की बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, ये है ट्रिनोक्लाइडीन। ठीक, और ये ट्राई इथाइल अमीन, ये है। अब ये एग्जांपल है, यहाँ पे जो लग रहा है वो बैक स्ट्रेन लग रहा है। बैक स्ट्रेन का मतलब क्या होता है कि जिस ग्रुप ने बॉन्डिंग करनी है, अब यहाँ पे नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो ग्रुप्स लगे हुए हैं पहले से ही अपने आप को रीअरेंज कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ जो 3 CH2 के ग्रुप लगे हुए हैं ये क्या करेंगे, बैक साइड पे चले जाएंगे। पहले इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, ट्रायगोनल प्लेनर होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जैसे ये बॉन्डिंग करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, डोनेट करने के लिए इनके जो ये ग्रुप्स हैं ये थोड़े से बैक साइड पे चले जाते हैं ताकि जो स्ट्रेन लग रहा है वो कम लगे। ठीक है, तो इसके खुद के जो बॉन्ड एंगल है वो चेंज हो जाता है, हाइब्रिडाइजेशन है चेंज हो जाती है। तो इस टाइप का जो स्ट्रेन है उसको हम बोलते हैं बी स्ट्रेन, बैक स्ट्रेन। ठीक है, मतलब इसने क्या किया, जो इसके ऊपर ग्रुप्स लगे हुए हैं उसको पहले ही बैक साइड पे कर लिया। बैक साइड पे करने की वजह से बॉन्ड एंगल चेंज होगा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगी, इसमें स्ट्रेन क्रिएट होगा, तो बी स्ट्रेन लगेगा। उसके बाद ये बॉन्डिंग कर पाएगा, अदरवाइज इसके लिए बॉन्डिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट है। ठीक है, लेकिन यही साथ साथ हमने ये एग्जांपल लिया, यहाँ पे ये जो ग्रुप लगे हुए हैं इसके ऊपर ये ऑलरेडी क्या है, ऐसी फॉर्म में है कि कोई स्ट्रेन क्रिएट नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पे इजीली बॉन्डिंग कर पाएगा। तो इन दोनों में यही डिफरेंस आ रहा है कि यहाँ ग्रुप्स ये चेन्स ओपन होने की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगी, इसमें क्या होगा, इसको क्या करना पड़ेगा, इन ग्रुप्स को पहले ही बैक साइड पे लेके जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड एंगल चेंज होंगे, तो इसमें स्ट्रेन क्रिएट होगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, ऐसा कोई फैक्टर नहीं लग रहा, ऑलरेडी ये ग्रुप ऐसी पोजीशन पे प्रेजेंट है कि इनका कोई स्टेरिक इफेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस टाइप का जो इफेक्ट होता है जहाँ डोनर एटम को पहले ही अपनी जो हाइब्रिडाइजेशन चेंज करनी पड़ती है तब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाता है। ठीक है, तो इस टाइप का जो स्ट्रेन होता है इसको बोलते हैं बी स्ट्रेन। तो ये टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट होता है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।